हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम यूपी टेट सी टेट के बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो ये कुल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है दोस्तों, पहली बार किसने कहा था कि बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, यानी बालक का विकास गर्भावस्था तक शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉन लॉक, हरलॉक, हर्बर्ट और फ्रोवेल। तो आपका आंसर हो जाएगा हरलॉक जी ने बताया था कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 19वीं सदी में, यानी क्या 19वीं सदी में जो है श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने इस संदर्भ में अपना कार्य शुरू किया और कहा कि बालक का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कौन से देश से की गई? भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अमेरिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बता दूं कि 19वीं सदी में, यानी क्या कि 19वीं सदी में स्टेनली हॉल ने 1893 में, कितने 1893 में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन चलाया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जो बाल मनोविज्ञान के जनक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा आता रहता है। स्टेनली हॉल, यानी हरलॉक, क्रोमिनियस और पेस्टोलॉजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? यानी पेस्टोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वप्रथम बाल विकास को लेकर के विचार जो दिए थे वो पेस्टोलॉजी ने दिए थे, और उन्होंने बेबी बायोग्राफी, कौन सा? बेबी बायोग्राफी, ध्यान दीजिएगा, बेबी बायोग्राफी के माध्यम से आगे बढ़ा। उसी के परिणाम स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसीलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि बेबी बायोग्राफी के लेख किसने लिखा है? तो जस्ट मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था? पेस्टोलॉजी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा, मिसप्लिट हो गया है। ये पेस्टोलॉजी नहीं बल्कि पेस्टोलॉजी होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि बेबी बायोग्राफी किस मनोविज्ञान का आधार बना? तो आप लोग जानते हैं कि पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी का लिखा है, जनक है, और इनका जो है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बाल मनोविज्ञान। यानी आधुनिक बाल मनोविज्ञान का विस्तार हो चुका है, परंतु इसका सूत्रपात जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखे गए बेबी बायोग्राफी से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था से लेकर के जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपका किसने कहा था? तो दिया है कि स्टेनली हॉल ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने और बर्क ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका क्या हो जाएगा? ये क्रो एंड क्रो ने किया था। यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर हम बात मान लें तो इनका अंतर्गत बालक के गर्भावस्था से लेकर के जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास आंदोलन का जनक जो है स्टेनली हॉल को माना जाता है। यानी जो स्टेनली हॉल है इनको हम बाल विकास का जनक मानते हैं। यानी क्या है ये जो है बाल विकास का जनक इनको कहा जाता है। ये हमारे बाल विकास के जनक हैं। लेकिन इन्होंने गर्भावस्था लेकर के जन्म की किशोरावस्था का अध्ययन जो बाल विकास है, यह कथन किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। और ये बाल विकास मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो स्टेनली हॉल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1883, 1923, 1900 और 1930। तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 में भारत में बाल विकास की अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि बालक के विकास के समय प्रारंभ में शरीर के निर्माण में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर में निर्माण की बात कर रखा है, तो शरीर में निर्माण की जो बात होती है आपका आंसर हो जाएगा 46, 22, 44, 23। आपका ए है जो 46 है, बी 22, सी 44 और डी है आपका 23। तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी 44। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा कि माता पिता से यानी किससे, जो माता और पिता होते हैं, माता पिता से प्राप्त होने वाले कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी 23 माता के और 23 जो है पिता के होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 23 होते हैं, जिनमें से गुणसूत्र यानी 22 जो होते हैं, 22 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 44 जो होते हैं प्रारंभ में शरीर के निर्माण में गुणसूत्र की मदद करते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर? 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा, यानी बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किसने किया था? तो मैं आपको आंसर बता दूं इसमें कि पेस्टोलॉजी, कामनियस, वुडवर्थ और टाइडमैन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा टाइडमैन ने किया था। यानी पेस्टोलॉजी लेख जो बेबी बायोग्राफी जो मैंने ऊपर बताया था, जर्मनी के ही बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया था, और उन्होंने बेबी बायोग्राफी को जर्मनी के ही बाल रोग विशेषज्ञ ने पढ़ा और समझा तथा उसके आधार पर बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किया। तो कौन? वो डॉक्टर थे जो टाइटमैन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटमैन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वुडवर्थ के अनुसार बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिया है वातावरण, वंशक्रम, उक्त दोनों और कभी वंश कभी क्रम वातावरण। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यानी उक्त दोनों हो जाएगा, यानी वातावरण और वंशक्रम के अनुसार ही वुडवर्थ के अनुसार बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वातावरण है और आपका वंशक्रम है। इनके बारे में समझ लीजिए, किसी भी बालक का विकास वंशक्रम व वातावरण के समान रूप से प्रभावित होता है। वुडवर्थ नामक विद्वान ने इस संदर्भ में लिखा कि बालक का विकास क्रम वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। इन्होंने ही बताया गया था, इन्होंने ही यानी वुडवर्थ ने बताया था कि बालक का विकास वंशक्रम और वातावरण का एक गुणनफल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बालक के जन्म के लिए सहयोग करते हैं क्या? दोनों लंबे गुणसूत्र, दोनों बौने गुणसूत्र, एक लंबा एक बौना गुणसूत्र, दो लंबे एक बौना गुणसूत्र। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों लंबे गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? दोनों लंबे गुणसूत्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका पूरा सही है। तो बालिका के रूप में लिंग का निर्धारण करते समय माता व पिता की ओर से आने वाले जो यक्ष यानी क्या होते हैं? यक्ष यानी दोनों लंबे गुणसूत्र सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों लंबे गुणसूत्र सहयोग करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। दिया है आपका 2 कोश, केवल 1 कोश, अनेक कोश और कोई कोश नहीं। तो दोस्तों इसमें केवल क्या होता है कि जो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल 1 कोश से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही है। इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग कि हमारे जीवन की शुरुआत माता पिता की ओर से आने वाले जो अर्धकोशों से होती है, यानी क्या होता है? अर्धकोशों से होता है, जिनमें क्रमशः 23 गुणसूत्र, क्या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह गुणसूत्र संयोग करके पद गुणसूत्रों वाली एक मानव कोशिका का निर्माण करते हैं, जो सुई के नोक के आकार की इसकी आकृति को संयुक्त कोश या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका केवल क्या हो जाएगा? केवल एक कोश से निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि जीवन की शुरुआत में माता पिता आए कुल कितने गुणसूत्र हमारे लिंग निर्माण का
निर्माण करते हैं, सहयोग करते हैं। तो मैंने ऊपर जैसे बताया था कि बालक के विकास के समय प्रारंभ में शरीर के निर्माण के लिए 44 गुणसूत्र की जरूरत होती है, लेकिन कुल गुणसूत्र हमारे लिंग निर्धारण में केवल 2 होता है। क्या होता है? केवल 2 होता है, और माता से 1 और पिता से 1, 2। यानी मैं बता रहा हूं आपको कि माता पिता की ओर से आने वाले कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जिसमें से 22 जो गुणसूत्र होते हैं ये शरीर निर्माण में होता है। किसमें होता है? शरीर निर्माण में होता है। और इसमें से जो एक गुणसूत्र बचते हैं वो हमें लिंग निर्माण में योगदान करता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 1 माता से और 1 पिता से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य महिला में यक्स गुणसूत्र होते हैं, आप तो जानते हैं, और पुरुषों में क्या होते हैं कि XY गुणसूत्र होता है। जबकि सामान्य महिला में यक्स गुणसूत्र है, जबकि पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं? सॉरी, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? जस्ट मैंने अभी बताया कि यक्स और वाई क्या होते हैं? पुरुष में गुणसूत्र होते हैं, और महिलाओं में क्या होते हैं? यक्स गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि महिलाओं में चरणों में अर्थात अंडाणुओं में, ध्यान दीजिएगा, यह अंडाणुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है जो चरणों नहीं होकर के यहाँ पे होना चाहिए जनन कोष होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जनन कोष होना चाहिए था दोस्तों। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जनन कोष। कि महिलाओं में जनन कोष अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो केवल क्या होता है कि यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं महिलाओं के जनन कोष में। केवल महिलाओं के जनन कोष में क्या होता है? केवल यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा गया है कि मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक संरचना कौन सी है? यानी मानव जीवन की सबसे प्रारंभिक संरचना जो होती है कौन सी होती है? जाइगोट। उसी को जाइगोट को हम संयुक्त कोष कहते हैं, गुणसूत्र और मातृकोष और कोशिका समूह। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जाइगोट जो होता है मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक संरचना होती है। यानी मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। ये सभी जो शरीर होती है ये किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। इसका प्रारंभ एक संयुक्त कोष जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कोष, यानी जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के उत्पादन में कोशिका का सम्मिलित योग है, यानी कोशिका भी इसमें क्या होती है? सम्मिलित होती है, जिससे एक कोशिका से पितृ कोशिका, दूसरी माता से मातृ कोशिका होता है। अर्थात दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जाइगोट संयुक्त कोष। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बालक या बालिका के जन्म के लिए माता व पिता दोनों ही सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जिसमें से इनके लिंग का निर्धारण होता है। तो माता पिता दोनों कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिंग का निर्धारण करने वाले लोग होते हैं, बालक हो या बालिका हो, जन्म के लिए माता पिता में से केवल लिंग का निर्धारण में पिता ही सहयोग देता है। ठीक है, यानी बालक या बालिका के रूप से लिंग निर्धारण के लिए लिंग गुणों के कारण होता है, जिसमें वाई संयुग के लिंग का निर्माण करता है। कौन सा? जो वाई ग्रुप होता है वही क्या करता है? लिंग का निर्माण करता है। तो वाई जो होता है किसमें होता है? पुरुषों में होता है। पुरुषों में दोनों होते हैं, यक्स और वाई होते हैं। पुरुषों में क्या होते हैं? जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो दोनों होते हैं, यक्स और वाई होते हैं, जो कि लिंग का निर्धारण करने के लिए केवल या वाई ही उत्तरदायी होता है। और महिलाओं में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उसमें केवल यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैं आगे बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। जो विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक क्या होता है कि पोषक, जन्मक्रम, परिवार का वातावरण और सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी लोग जानते हैं इसमें पोषक भी वातावरणीय कारक यानी विकास को प्रभावित करता है। पोषक भी करता है, जन्म क्रम भी करता है, परिवार का वातावरण भी करता है। यानी सभी हम कह सकते हैं कि इसका सभी आंसर क्या है? सही है। यानी जन्म स्थान जहां पे जन्म होता है बच्चों का, जन्म क्रम, पोषण, परिवार का वातावरण, खेल का मैदान, मित्र मंडली यानी बच्चों का एक मित्र मंडली होता है, विद्यालयों का वातावरण, भौगोलिक स्थिति, सब क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बालक का विकास वातावरण से प्रभावित होता है तथा वातावरण से अभिप्राय हमारे बच्चों तक
फैली वस्तुएं हैं, यह विचार किसने दिया था? तो जी यह विचार थे आपका दिया गया है जीवर्ट का, वुडवर्थ का, रॉश का, क्रोएंडक्रो का। तो आपका आंसर हो जाएगा जीवर्ट का। यानी जीवर्ट के अनुसार सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुई हैं, जन्म से मृत्यु तक प्रारंभिक करती है, वो सभी की सभी क्या होती है? वातावरण कहलाती है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो एक चारों तरफ से क्या होता है? आवरण से ढका हुई रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि वंशाक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, यानी जलवायु, सब भी क्या होते हैं? उपयुक्त सभी। इसका मतलब है कि सभी के आंसर सही हो जाएंगे। यानी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बालक के विकास में यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह आपका भोजन होता है, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां होती हैं, वातावरण होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, शुद्ध हवाएं होती हैं, ऋतु होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ये और खेल का मैदान होता है, उसका मनोविवृत्तियां जो होती हैं, वंशानुक्रम होता है, सामाजिक प्रकार होता है, सभी के सभी दोस्तों होते हैं। तो चलिए इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सर्वाधिक सामाजिकरण होता है। जो बालक का सर्वाधिक, अब इसमें सबसे देखिए खेल का मैदान, परिवार में, समाज में, विद्यालय में, इसका मतलब सभी सही है, ठीक है, लेकिन उसमें सर्वाधिक पूछ दिया है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? खेल का मैदान होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करता है, यानी हमें जन्म से ही प्रभावित करता है, वो वातावरण है। यह कथन किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने, जीरवर्ट ने, रॉश ने, स्किनर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या दोस्तों? वुडवर्थ हो जाएगा। यानी बालक के विकास में प्रारंभिक एवं सामाजिक कार्यों का प्रभाव देखा जाता है, उसे वातावरण कह सकते हैं। यह वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो आपका वुडवर्थ ने कहा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नानी के गुण नाती में प्रकट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नानी के गुण नाती में प्रकट हो जाते हैं। नातिन, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, नातिन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नातिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नातिन बात एक होती है। नाती में प्रकट हो जाता है। तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। जनक द्रव्य का, मौलिक गुणों का, समानता का और आपका संक्रमण का। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक गुणों का। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, नानी का नातिन दादा का पोते से होता है। जो नानी होती है, नानी का किसे? नातिन से होता है, और दादा का पोते से होता है। यह मौलिक गुणों के प्रकट होने का सिद्धांत है। और जो आपके एक ग्रेगर मेंडल, आप जानते हैं मेंडल थे, मेंडल ने सिद्ध किया कि तीसरी पीढ़ी का गुण प्रकट हो जाते हैं एक आने वाले संतान में। उसे हम मौलिक, ठीक है, मौलिक गुणों का कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार शरीर मर जाता है परंतु जीवन अमर रहता है? क्या शरीर मर जाता है लेकिन जीवन अमर रहता है? ये किस किस सिद्धांत के अनुसार है? बीजमैन के, पियाजे के, लैमार्क के और स्टेंसली हॉल के। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, बीजमैन के। यानी बीज कोषों का सिद्धांत, आज जब पढ़ेंगे बीज कोषों का सिद्धांत, बीजमैन के द्वारा दिया गया इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत व जनक दैत्य भी कहते हैं। बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था तथा यह सिद्ध किया, ठीक है, कि शरीर मर जाता है परंतु जीव अमर रहता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीजमैन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सभी सजीव प्राणी सबसे अपने समान प्रतिमान वाले संतानों को ही जन्म देते हैं। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं कि हाथी है तो हाथी जो है हाथी के बच्चे को जन्म देगा ना। अब भालू शेर थोड़ी देगा, मनुष्य है तो मनुष्य ही जन्म देगा, गाय भैंस तो देगा नहीं। यही कहा है कि सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान वाले संतानों को ही जन्म देता है। यह मत किस विद्वान द्वारा अपने सिद्धांत में प्रस्तुत करता है? ठीक है, जॉन लॉक, वुडवर्थ, सोरेंस,
क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सोरेंस ने किया था। इन सभी प्रतिमान की संतानों को जन्म देते हैं, यानी पशु के पशु, पक्षी के पक्षी और मानव के मानव ही पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा एक बार विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है? तो विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और मौलिक गुणों का सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं कि विकास से संबंधित सिद्धांत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है, मौलिक गुणों का सिद्धांत होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है नहीं है, तो आपका प्रभाव का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या सी हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना, यानी हिरण्यकश्यप जो राजा थे, प्रहलाद जैसा संतान पैदा होना बाल विकास के सिद्धांत का उदाहरण कहा जा सकता है। अब देखिए, जैसे ये होता है कि अगर बालक जो पैदा होता है तो उसकी प्रवृत्ति उसके पिता के समान होती है, या माता के समान होती है, ठीक है, या दादा के समान होती है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं अपवाद हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उनके संतान जो प्रहलाद हुआ, पैदा हुआ, तो अपने पिता की आज्ञा से ठीक विपरीत चलता था, यानी जो उनके पिताजी कहते थे वो नहीं करता था। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि प्रत्यागमन का सिद्धांत था, मौलिक गुणों का सिद्धांत था, समान प्रतिमान का सिद्धांत था और उपयुक्त सभी था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रत्यागमन का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो गुण माता पिता में पाए जाते हैं, ठीक उसके विपरीत जो गुण या लक्षण संतानों में प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि प्रहलाद अपने पिता से क्या था, ठीक विपरीत चलता था, इसलिए क्या था, यहाँ पे प्रत्यागमन का सिद्धांत है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी टेट यूपी टेट से क्वेश्चन इसमें से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, बाल विकास। ठीक है, तो चलिए, कौन सा एक विकासवादी वैज्ञानिक लैमार्क के सिद्धांत से संबंधित है? यानी इनमें से जो पता क्वेश्चन है कि विकासवादी वैज्ञानिक लैमार्क किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दादा के गुण पौत्र में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो दादा के गुण है वो क्या हो जाते हैं कि पौत्र में प्रकट हो जाते हैं। जिराफ की गर्दन परिवर्तनों के अनुसार लंबी होती है। चूहों की पूंछ काटने के बाद भी आने वाले पीढ़ी में कुछ पूंछ का होना होता है। समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देता है। मैं आपको बता दूं, जो लैमार्क थे उनका सिद्धांत था कि जिराफ की गर्दन में परिवर्तनों के अनुसार उनकी क्या हो गई, गर्दन लंबी हो गई, क्योंकि वो जो है घास जो है वो पेड़ों से, ये मान लीजिए कि जानवर है, वो उचड़ उचड़ करके खाते थे, इसलिए उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी जिराफ के गर्दन परिवर्तनों के अनुसार लंबी हो गई। ये लैमार्क का सिद्धांत है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि गाल्टन के सिद्धांत के अनुसार बालक दादा दादी से प्राप्त कितने प्रतिशत अर्जित गुण होते हैं। जैसे अगर दादा दादी हैं तो उनका जो पौत्र पैदा होगा, ठीक है, उसमें से केवल क्या होता है कि 25% जो होते हैं, यानी 25% क्या होते हैं, दादा के पाए जाते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि 50-50 जो प्रतिशत होते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसमें 50-50% दिया है, 25-25% दिया है, 50-25% दिया है, 12.5 और 12.5% दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैं बता दूं आपको कि बी सही हो जाएगा, यानी 25-25% होगा। लेकिन इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो माता पिता होते हैं, क्या, जो माता और पिता होते हैं, वहां से उनको बालकों में 50-50% क्या होता है, आता है। ठीक है, 50-50% आता है। जो दादा दादी होते हैं, जो आपके दादा या दादी होती हैं, वहां से केवल क्या होता है कि 25% आता है। ठीक है, यानी ये क्रम में पूर्ण की पीढ़ियों से क्रमशः आधे होते जाते हैं। यह एक समान के बाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब जैसे नाना नानी, तो नाना नानी से भी जो आते हैं वो क्या आते हैं, 25-25% आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अभिवृद्धि में दिखाई देने वाला लक्षण है। यहाँ पे दोस्तों मैं नहीं होना चाहिए था, में होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्लेट हो गया है, सॉरी।
अभिवृद्धि में दिखाई देने वाला लक्षण होता है शरीर के आकार में वृद्धि, शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर के किसी अंग में वृद्धि और उपयुक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर सही भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रैंक के अनुसार, जो हमारे एक महान जो फ्रैंक के अनुसार उन्होंने बताया कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि भी अभिवृद्धि है, अर्थात कोशिकाओं के बढ़ने से हमारे शरीर का आकार, लंबाई, वजन या अंगों में परिवर्तन होता रहता है, इसे अभिवृद्धि कहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर से क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, कब से शुरू हो जाता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था में, जन्म के बाद, गर्भकाल में। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका आंसर सही हो जाएगा डी, गर्भकाल में क्या हो जाता है कि बालक यानी शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, गर्भधारण करने से ही शुरू से ही हो जाता है तथा 9 महीने तक यह विकास एक महिला के गर्भ में शिशु का निरंतर विकास होता रहता है। जैसे जो माँ की पेट होते हैं उसमें जो बालक होता है वहीं पे क्या होता है कि वो हमेशा हमेशा यानी गर्भ के दौरान ही वह उसका विकास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस का अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि का, विकास का, परिपक्वता का, उन्नयन का। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, अभिवृद्धि का। यानी अभिवृद्धि या समृद्धि, बात एक ही है कि शारीरिक अंगों का अथवा संपूर्ण जीवन ही बढ़ोतरी होती रहती है, यानी शरीर का सभी अंग जो होते हैं संपूर्ण जीवन बढ़ता रहता है। इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है, यह परिवर्तन होता रहता है। परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जिसे निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, अर्थात क्या हो जाता है आपका आंसर, अभिवृद्धि हो जाता है। तो इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन नहीं पूछा है, तो सत्य कथन नहीं है यह मात्रात्मक होती है। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि ये क्या होती है, मात्रात्मक होती है। यह निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल। अब चलिए, यह संख्यात्मक होती है, यह अंगों से संबंधित होता है। तो दोस्तों यह एक निश्चित नहीं होता है, यानी अभिवृद्धि जो होती है हमेशा क्या होती रहती है, बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, यह एक निश्चित दिशा में होती है। यह गलत है, निश्चित दिशा में कभी नहीं होती है, चारों दिशाओं में होती है। कोशिका में बढ़ने से, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो कोशिका के बढ़ने से हमारे शरीर के आकार, लंबाई, वजन या अंगों में परिवर्तन आता है, इसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए, जो अभिवृद्धि होती है यह एक पक्षीय होती है। क्या होता है, एक पक्षीय होती है। ठीक है, और यह संकुचित अवधारणा होती है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, वो चारों दिशाओं में फैलती रहती है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यह निश्चित दिशा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे नई क्वेश्चन दिया था। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के संबंध में सत्य है। तो जो वृद्धि और विकास में क्या सत्य है, दिया है ऑप्शन, एक दूसरे से पूरक होते हैं, एक दूसरे से के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर होगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वृद्धि और विकास को अधिकांश मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिकीय यानी यहाँ पे कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की अभिवृद्धि, यह कथन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, दिया है फ्रैंक, लैमार्क, हरलॉग, गाल्टन। आपका आंसर हो जाएगा ए, फ्रैंक ने किया था। यानी फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, अर्थात कोशिकाओं के बढ़ने से हमारे शरीर के आकार, लंबाई, वजन या अंगों में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही तो हम अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अभिवृद्धि की नहीं है? अब पूछा यहाँ पे नहीं है, तो अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है, अभिवृद्धि मात्रात्मक है, अभिवृद्धि का मापन संभव है। तो दोस्तों मैंने अभी आगे वाले में बताया कि अभिवृद्धि जो होता है एक पक्षीय अवधारणा है, यानी शारीरिक पक्ष है,
जबकि विकास बहुपक्षीय अथवा धारणा है, जैसे शरीर का मानसिक, सामाजिक और सर्वांगीण विकास होता है। तो अभिवृद्धि जो होती है बहुपक्षीय अवधारणा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विवृत्ति बहुपक्षीय नहीं बल्कि एक पक्षी होता है। मैंने आपको बताया था, इसका आंसर सही हो जाएगा, बहुपक्षीय नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास की विशेषताएं हैं। तो विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है, विकास एक सतत अभिप्रिया है, अवधारणा है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, शारीरिक, बहुपक्षीय का मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक का सर्वांगीण विकास होता है। यह व्यापक अवधारणा है, जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, विकास केवल महसूस होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, विकास की निश्चित दिशा होती है और सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि सिर से पैर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब यहां पे पूछ दिया विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं होता है, तो इसलिए आपका आंसर ए सही होगा। देखिए आखिर होता क्या क्या है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है। क्या? निरंतरता का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है, संबद्धता का सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है, समानता का सिद्धांत होता है, दिशा का सिद्धांत होता है, चक्राकार का विकास का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तकोधमुखी, ध्यान दीजिएगा, मस्तकोधमुखी कोई हम दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसे कंफ्यूजन मत होइएगा, इसी को हम लोग दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन टर्मोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, आप लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये मस्तकोधमुखी क्या होता है। इसी को हम लोग दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा का सिद्धांत। ठीक है, दिशा का सिद्धांत। ये जो पैरों से सिर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, परिधि से केंद्र की ओर होता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका आंसर बी सही हो जाएगा। कहां से होता है कि सिर से पैर की ओर होता है, जैसे मैंने आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सिर से पैर की ओर होता है। निम्न में से कौन सा परत भ्रूण से संबंधित परत है? ठीक है, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न शिशु के भ्रूण से संबंधित वह परत वह जिसमें बच्चे के हृदय, मस्तिष्क व लीवर का निर्माण होता है। तो बस ये क्या होता है कि आपका एंडोडर्म, इकोडर्म, मेसोडर्म, बाह्य परत। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, एंडोडर्म। क्या हो जाएगा? एंडोडर्म हो जाएगा। तो एंडोडर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था से संबंध में क्या सत्य है? गर्भकाल में 5वें माह के समय शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बालक होते हैं, बालक गर्भ के अंदर जब रहता है, पेट, माँ के पेट के अंदर रहता है, तो 5वें महीने में पेट के अंदर से दांतों का निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मसूड़ों के अंदर रहता है। और जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद 5 महीने बाद, ठीक है, 5 महीने बाद दांत जो है बाहर मसूड़ों से निकल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि गर्भ काल में 5वें माह के समय शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन करके आते हैं। बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु का गर्भकाल अधिक लंबा होता है। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि जो बालक होते हैं उनका गर्भकाल बालिकाओं की गर्भकाल से कम होता है, यानी बालिकाएं जो होती हैं, यानी बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु गर्भकाल अधिक लंबा होता है। ठीक है, अधिकतम यानी अधिकतम कर पाताल 330 दिन, यानी सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्लेट हो गया है, ये होना चाहिए था कि अधिकतम गर्भकाल, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अधिकतम जो है गर्भकाल होना चाहिए था।
का 330 दिन एवं न्यूनतम 180 दिन होता है। दोस्तों यह भी सही है, नहीं तो तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, अर्थात क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो अधिकतम गर्भकाल होता है वो 300 दिन एवं न्यूनतम जो होता है 180 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में शिशु को विकसित होने के लिए कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों 150, 280, 390, 460। तो जो गर्भ में शिशु के विकसित पूर्ण तरीके से वो विकसित हो जाए तो 280 दिन का होना चाहिए। यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। गर्भावस्था का समय जो होता है 9 माह, क्या होता है 9 माह या 280 दिन या फिर 40 सप्ताह का होता है। ठीक है, तो 9 माह तक शिशु गर्भावस्था से पूर्ण परिपक्व हो जाता है। क्या होता है, तो यहाँ पे या तो 40 सप्ताह या आपका 280 दिन या 9 माह। ठीक है, निम्न में से कौन सा शैशवावस्था के लिए असत्य है? यानी यहाँ पे क्या पूछा है कि शैशवावस्था के लिए असत्य है। ठीक, तो शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला, ये तो बिल्कुल सही है। शैशवावस्था निर्माणकारी अवस्था होता है। चलिए देखते हैं, शैशवावस्था विकास की अवस्था है, शैशवावस्था सीखने का उत्तम काल है। तो दोस्तों आपका ए भी सही है, बी भी, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी जो है आपका असत्य है। यानी शैशवावस्था निर्माणकारी अवस्था है नहीं, बल्कि निर्माणकारी अवस्था नहीं होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में कौन सी विशेषता शून्य होती है? संवेग, नैतिक आचरण, मूल प्रकृति और मानसिकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नैतिक आचरण जो होता है शून्य होता है। इन शैशवावस्था में बालक में न तो नैतिक आचरण होते हैं और न ही पैदा किए जा सकते हैं। यानी संवेग, अनुकरण, मूल प्रकृति, मानसिकता, तो ये सभी होती हैं, लेकिन आपका नैतिक आचरण नहीं होता है। संवेग होता है, जैसे आप कभी देखे होंगे छोटे जो बालक होते हैं, अगर कहीं लेटा हुआ है, ठीक है, वो सो रहा है, जगा हुआ है, खेल रहा है, तो वो खिलौने की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, वो जो खिलौना अगर कहीं रखा है तो उसको बार बार अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके नैतिक आचरण नहीं होते। वो ये नहीं जानता कि उसके पास संवेग होता है, अनुकरण होता है, मूल प्रकृति होती है, मानसिकता होता है, लेकिन नैतिक आचरण शून्य होता है, नैतिक आचरण नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? यानी निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? शैशवावस्था, आत्म केंद्रित का मतलब होता है कि अपने आप पे निर्भर रहता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी इसमें दिया गया कि अवस्था शिशु आत्म केंद्रित का मतलब होता है कि दूसरों पे निर्भर रहता है भाई, तो शैशवावस्था ही होता है। आंसर आपका ए सही है। इन शैशवावस्था में आत्म केंद्रित की भावना बहुत प्रबल होती है। आत्म केंद्रित का मतलब मैं बता रहा हूं अभी क्या होता है, वह अपने माता पिता भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो भी है सभी लोग, यानी मेरे माता, मेरे पिता, भाई बहन, सब लोग क्या करें, मुझसे प्रेम करें। साथ ही शास्यावस्था में बालक चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी को न मिले। अगर छोटा उससे बड़ा भाई है, ठीक है, अगर उसका बड़ा कोई भाई है तो ये सोचेगा कि उसको न ध्यान दिया जाए बल्कि मुझे ही ध्यान दिया जाए।